वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की। इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलता है वो आपके ठीक सामने है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। तो इस चैप्टर में क्या क्या ऑफरिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हम देखेंगे टर्म्स, कोएफिशिएंट्स एंड डिग्री का क्या मतलब है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या चीज़ें होती हैं। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल किनको बोला जाता है। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाले जाएंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। और एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं जो इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, और वो हम करेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अंदर। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर हमें क्या क्या ऑफर होता है। जब हमें बेसिक तौर पे अलजेब्रा बताया जाता था तो हमें कहा था कि इसके अंदर आपको मिलेंगे कांस्टेंट एंड कुछ आपको मिलेंगे वेरिएबल। ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है? देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू या जो चीज़ चेंज नहीं होगी, जो फिक्स है, उसको हम कांस्टेंट कहते थे। और कांस्टेंट को जनरली हम नंबर मान के चलते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, वो सारे कांस्टेंट हैं इररिस्पेक्टिव फ्रॉम कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इसके बाद जो वेरिएबल है, ये किसको बोला जाता था? ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है उसको हम वेरिएबल कहते थे। और जनरली ये लेटर्स होते हैं। लेटर्स आपके लाइक ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी, ये सब, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व होते रहते हैं या हम बड़ी क्लासेस में जाते रहते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बाहर भी एक दुनिया है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ होते हैं एज वेरिएबल्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इन पे क्यों पहुंचे हम, क्यों? इसके अलावा जब आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल पढ़ लेते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक है, नाम सुनने में चाहे बड़ा लिखे लेकिन है छोटा सा। इसको आप सिंपल ऑपरेशन बोल लीजिए, इसको आप अलजेब्राइक ऑपरेशन बोल लीजिए, या फिर पूरा नाम बोल लीजिए फंडामेंटल अलजेब्राइक ऑपरेशन। ये होता क्या है? जो आपका प्लस साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का साइन है, इन्हें हम अलजेब्रा के अंदर अलजेब्राइक ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है कि जब आप कांस्टेंट ले लेते हो, यानी मैं एक ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा ले सकता हूँ, तो जब आप कुछ कांस्टेंट उठा लेंगे, जब आप कुछ वेरिएबल उठा लेंगे और इनका कॉम्बिनेशन इनकी हेल्प से जनरेट करेंगे, यानी इनमें से कोई सा भी आप उठा सकते हो, एक, दो या सारे के सारे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हमें कांस्टेंट मिलेंगे, जिसके अंदर हमें वेरिएबल मिलेंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो अलजेब्राइक ऑपरेशंस यानी इन चारों की हेल्प से बनेगा। उसमें ये चारों के चारों भी हो सकते हैं या इन चारों में से कोई एक, दो या तीन भी हो सकते हैं। बात आती है कि सर हम तो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बीच में कहाँ से आ गया? भैया इसका काम है तभी बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला? सबसे पहले कौन आया? अलजेब्रा आया। अलजेब्रा में क्या मिलेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेंगे, और जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे यही आपके क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल बनाएंगे। लेकिन किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब जो पावर होगी वो 0 हो सकती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पावर कभी भी नेगेटिव या फिर
फ्रैक्शनल बिल्कुल नहीं होगी। आप एक नोट बना सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि any algebraic expression is said to be polynomial if the power of the variable is non-negative। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल बनने की। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एवरी पॉलिनोमियल इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। ध्यान रखिए, कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बने ये ज़रूरी नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी मे और मे नॉट की कंडीशन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो ये 100% ऑलवेज ट्रू होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये जो मैंने पूरे का पूरा लिख दिया है, इस पूरे के पूरे को हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बोलने वाले हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या क्या ऑफर हो रहा है। अगर मैं इसको 3x² को, 4x को और 5 को इंडिविजुअली लिखना स्टार्ट कर दूं कॉमास के साथ, यानी पहले लिखूं 3x² कॉमा, फिर लिखूं 4x कॉमा और फिर लिखूं 5, तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनको हम बोलेंगे इसकी टर्म्स। तो भैया कितनी टर्म हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मेरे पास 3 टर्म है कुल मिला के, इनको हम टर्म बोलते हैं। तो आई होप आपको टर्म हो गया होगा क्लियर कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अगर बाय चांस हम ऐसे लिखते 3x² माइनस 4x माइनस 7 ऐसे लिख देते, तो इस कंडीशन में आप नेगेटिव साइन कैरी करोगे उस नंबर या उस टर्म के साथ जिसके आगे वो लगा हुआ है। तो टर्म्स हो जाती 3x², क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है तो हो जाएगा -4x, और इसके आगे भी नेगेटिव साइन है तो हो जाएगा -7। यानी टर्म लिखते वक्त हम साइन को कैरी करते हैं, प्लस साइन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर बाय चांस नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो उसे टर्म के आगे हम कैरी ज़रूर। चीज़ आती है कि जैसे अभी हमने क्या कहा कि सबसे पहले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आया है ना। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या मिला, हमें टर्म्स मिली। अब हम टर्म के अंदर चले जाएंगे। क्या, सबसे पहले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा, उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की हम टर्म्स निकाल लेंगे। अब टर्म्स के अंदर जाना है, तो जैसे ये टर्म है तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऑफर हो रही हैं आपको, एक तो वेरिएबल है और एक उसके आगे नंबर है। तो किसी भी वेरिएबल, डजंट मैटर उसकी पावर क्या है, उस वेरिएबल के आगे जो भी नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, तो इन हर कंडीशन में जो भी नंबर वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में होता है उसे उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3x² के अंदर x² की मल्टीप्लाई 3 से हो रखी है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो टर्म के अंदर जाने पे हमें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, यहां से मिलता है हमें कोफिशिएंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको पता चलेगा कि x के आगे तो -4 है, तो -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। क्या -7 किसी का कोफिशिएंट है? नहीं। जब हमारे पास वेरिएबल मौजूद नहीं होता तो वो नंबर किसी का कोफिशिएंट नहीं माना जाता। ऐसी कंडीशन में जो नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक जो है एक्सप्रेशन लिख दूँ कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, मैंने ये एक रैंडम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिख दिया। अभी इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में मुझसे क्या पूछा जा सकता है, मुझसे पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी टर्म्स मौजूद हैं। तो अगर मुझसे टर्म बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, 3x³ फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे 4x² देन कॉमा 5x एंड देन कॉमा 6। ये सारी की सारी क्या हो गई, ये सारी की सारी हो गई टर्म। लेकिन अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इस वाले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आप मुझे ये बता दो कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो सबसे पहले आप x² वाली टर्म ढूंढो। तो सबसे पहले हमने ढूंढ ली है टर्म, क्या है 4x²।
जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके आगे नंबर चेक करो आप। मेरे से पूछा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, 4, तो 4 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझसे पूछ दे कि सर आप ये बताओ कि इसके अंदर x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं पूरे में ढूंढूंगा लेकिन मुझे x टू द पावर 4 की कोई टर्म नहीं मिलेगी। तो भैया अगर मेरे पास वो टर्म मौजूद ही नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट है हम कितना लेके चलेंगे, 0। तो ये भी एक नोट पॉइंट है कि अगर मेरे पास एक गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर मुझे किसी ऐसी चीज़ का या किसी ऐसे वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट पूछ लिया जाए जो उसमें मौजूद ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसके कोफिशिएंट को 0 माना जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले तो कि व्हाट इज द कोफिशिएंट टर्म, ठीक है, तो कोफिशिएंट टर्म का मतलब होता है जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद ना हो। यहाँ भी वेरिएबल मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन 6 एक ऐसी टर्म है जहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रोग्रेस के अंदर वो बचता है। देखिए अभी भी हमें टर्म में ही रहना है, टर्म से ही हमें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट भी मिलेगा और टर्म से ही हमें डिग्री भी मिलेगी। लेकिन जब हम डिग्री देखते हैं ना, तो डिग्री एक कंपैरिजन का रोल है। मतलब कैसे, जैसे मैंने लिखा कि x टू द पावर 7, x टू द पावर 11, x टू द पावर 10 और x टू द पावर 5, तो वेरिएबल मेरे पास x ही है, लेकिन इस x की भी डिफरेंट अलग अलग पावर हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है। तो सर डिग्री क्या है भाई, डिग्री जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आप सबसे हाईएस्ट जो आपने पढ़ रखा है वो आपकी डिग्री है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैंने मास्टर्स कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है वो एमएससी है। इसी तरीके से हमारे पास जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देके रखेगा उसमें आप क्या करो, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर ढूंढो आप, सबसे बड़ी पावर, वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 से बड़ा है कोई क्या, हाँ जी 10 है। 10 से बड़ा है क्या कोई, ये 11 है। 11 से बड़ा है क्या कोई इन चारों में, नहीं। 5 तो सबसे छोटा है। तो 11 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास एज अ पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसका मतलब इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 11 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि डिग्री की वैल्यू आपके पास 11 हो जाएगी। एक दो एग्जांपल और देते। अब मान लो मैंने लिखे 3x³ + 4x + 9 और मैंने बोला बताओ भैया कि इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर अगर आप देख पा रहे हो कौन है, 3। ध्यान रखिए डिग्री का आपके कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री का जो लेना देना है वो है वेरिएबल के साथ। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है आपको और तब आपका डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3। क्या और कहीं बड़ी पावर है, नहीं। तो यानी इस केस में जो डिग्री होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 3। मैं इस 3 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूँ। ठीक इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है कि सर हमें तो नज़र नहीं आ रही। कोई बच्चा कह सकता है कि सर हमें तो नंबर ही नज़र नहीं आ रहा। तो भैया अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप पावर कितनी मान के चलते हो, 1। ये अंडरस्टूड है, 1 को दिखाया नहीं जाता, चाहे वो कोफिशिएंट में हो चाहे वो पावर में हो। तो यहाँ पे 1 है तो इसकी डिग्री भी कितनी कंसीडर की जाएगी, 1 कंसीडर की जाएगी। अब आता है मेन काम। जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल, अभी अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े कि पॉलिनोमियल के अंदर 2 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। क्या, एक डिग्री और दूसरा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो नामकरण है, जो उसके नाम रखे जाते हैं वो दोनों के बेसिस पे रखे जाते हैं। यानी पॉलिनोमियल में एक तरफ तो मुझे क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। एक तरफ मैं नंबर ऑफ टर्म्स को देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। भैया टर्म कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। टर्म कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। टर्म कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। क्या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 4, 5, 1000, 2000 बिल्कुल हो सकती है। तो अब यहाँ से ध्यान देना स्टार्ट करना। अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोमियल। ठीक है,
इसको क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। अगर दो टर्म्स मिलती हैं तो इसको हम नाम देते हैं बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म मिलती हैं तो इसको नाम देंगे ट्राइनोमियल। लेकिन सर अगर तीन से ज़्यादा हो गई फिर क्या करें? तो भैया अगर आपके पास तीन से ज़्यादा होती हैं टर्म्स तो उसको हम सीधा सीधा बोलते हैं पॉलिनोमियल इन या ऑफ एन टर्म्स। उसको आप लिख के ऐसे बता सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री के केस में स्मॉलेस्ट पहली बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री है वो ज़ीरो हो सकती है मैक्सिमम, ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर डिग्री की वैल्यू ज़ीरो है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होती है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं क्वार्टिक, ठीक है। ये बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं क्वार्टिक, ठीक है। फिर इसके बाद अगर डिग्री 5 है तो भैया इसको बोलते हैं क्विंटिक, ठीक है। इसको बोला जाता है क्विंटिक, QUINTIC, क्विंटिक। अभी तक मैंने ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं, लास्ट के 3 भी कवर कर लेंगे, और इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करना सिखाऊंगा कि कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। तो अब बात आती है कि फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकाले जाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल गिवन होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है ax² + bx + c, ये कोई पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल को लिखने का एक खास तरीका होता है जिसको लिखते हैं p of x। इसका मतलब p एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x वेरिएबल यूज हुआ है। तो सर a b c क्या है? a b c को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स या इंटीजर्स, ठीक है। तो सर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे आप एक नंबर को पकड़ते हैं, एक नंबर लिया मैंने, जैसे मैंने लिखा 10, इसके फैक्टर करो तो आप ऐसे करते हैं कि 10 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा, तो आप 10 को क्या लिखते हैं 2 × 5, कि 5 और 2 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 10 के। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको जो है सॉल्व करना है, या कोई भी गिवन पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और उसके ब्रैकेट्स बनाने हैं। ब्रैकेट्स कैसे? जैसे मान लो कि मैंने कुछ सॉल्व किया, कोई गिवन पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व किया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे x² + 5x + 6, ये एक मेरे पास वेरी नोन जो है पॉलिनोमियल है, और हमें कहा कि आप जो है इसको फैक्टराइज करो। तो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे मिलेगा x + 2 एंड x + 3। तो मैंने इसको सॉल्व करा, कैसे करा वो बात की बात है, फिलहाल ध्यान रखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस तरीके के 2 ब्रैकेट्स जनरेट हो जाएंगे, और जहां पे मेरे 2 ब्रैकेट्स जनरेट हो जाते हैं, और अगर क्यूबिक है तो 3 जनरेट हो जाएंगे। ध्यान रखिए डिग्री 2 है ना तो 2 ब्रैकेट जनरेट होंगे, डिग्री 3 होती तो 3 ब्रैकेट जनरेट होंगे, यानी जितनी डिग्री होंगी उतने ही ब्रैकेट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट जनरेट हो गए, तो जहाँ पे ये ब्रैकेट जनरेट हो जाते हैं इसी को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? x + 2, और दूसरा फैक्टर होगा x + 3। इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिक वाला होता तो क्यूबिक वाले में क्या बनेगा? x + a, x + b और x + c। तो इस तरीके से बनता है जहाँ पे a b c कोई नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं जिसका नाम है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो? देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपको सीखना है तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि फिर उसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा उससे आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज करें आपके पास एक पॉलिनोमियल है गिवन जो लिखा हुआ है x + 5। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप x की कोई ऐसी वैल्यू मुझे बता सकते हो जिससे ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए? तो आप डिफरेंट वैल्यू लगा लो,
लेकिन ये 0 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई आदमी x इक्वल टू -5 रखेगा तो ये जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा p ऑफ -5। जहाँ जहाँ x होगा किससे रिप्लेस कर देंगे, -5 से। तो p -5 इक्वल टू -5 + 5, तो ये पूरा कैंसिल होके क्या हो गया, 0। तो पूरा पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 हो गया, तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल था वो x इक्वल टू -5 पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हम कहेंगे कि x इक्वल टू -5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी x की वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि x² + 5x + 6 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मुझे पीछे से पता चल गया था, मुझे देखो वैसे मुझे पता है कि इसका आंसर -2 और -3 आएगा, लेकिन आप ये देखो कि इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी 2 होंगे, यानी x की 2 वैल्यूज़ होंगी जिनको रखने पे ये 0 हो जाएगा, उनके अलावा ये किसी पे 0 नहीं होने वाला। जैसे अगर x इक्वल टू मैं -2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा p ऑफ -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस क्या, 6। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 माइनस का प्लस 6। अब देखो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 - 10 क्या हो गया, 0 हो गया, 0। इसी तरीके से अगर आप x इक्वल टू -3 पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा p ऑफ -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। भाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 9, और ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 6। 9 और 6 15, 15 - 15 क्या, 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3 बोथ आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। अब बात करेंगे एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ की। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ होते हैं डायरेक्ट यूजेबल फॉर्मूले, जिनको आप सेम या सिमिलर कंडीशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 8th में रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये जो लिखते हो आप, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। तो बेसिकली 8th क्लास के अंदर आपको 3 ही बताई जाती हैं जो नॉर्मली बच्चों को बताई जाती हैं या याद रहती हैं। वो होता है a² + b² - 2ab, और एक होता है a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। ये 3 तो बिल्कुल फंडामेंटल है जो आपको याद रहनी चाहिए। 9th में क्या है नया है, 9th के अंदर आपको इन्हीं के बड़े वर्जन मिलते हैं जो क्यूब से रिलेटेड हैं, जो a b के साथ c के होल स्क्वायर से रिलेटेड हैं। तो ये कौन कौन सी हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, और अब आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी जो है आपकी 9th क्लास में यूज़ होने वाली हैं। और जो इसमें मेन चीज़ है वो है क्यूबिक है। नोट पॉइंट्स की जो आपको याद रखने लायक है। पहला पॉइंट कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं उसको। दूसरा पॉइंट कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही ज़ीरोज़ बनेंगे, और उतने ज़ीरोज़ निकालने के लिए उतने ही फैक्टर भी बनेंगे। यानी डिग्री अगर 4 है तो 4 फैक्टर बनेंगे, और 4 फैक्टर से 4 ज़ीरोज़ मिलेंगे। लेकिन ये कई बार जो होता है कई फैक्टर्स सॉल्व भी नहीं होते। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा कि डिग्री जितनी होगी उतने ही ज़ीरोज़ भी बनेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि डिग्री इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि डिग्री की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है या 0 से बड़ी। अदरवाइज डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल। किसी भी, मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी जो डिग्री है वो 2/3 1/5 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती, या माइनस की भी नहीं हो सकती। जो लास्ट है वो ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल px की डिग्री 0 हो जाती है तो ऐसे में आपको सिर्फ एक कांस्टेंट मिलेगा, और उस कांस्टेंट को ही हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे।